एवरीवन, आज लोग हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रिवीजन नोट्स के टॉपिक नंबर 5 करने वाले हैं, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारे 14 प्रिंसिपल होंगे जो कि हम वन बाय वन समझेंगे। चलिए चलते हैं। तो फ्योल कौन थे? फ्योल ने कैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करवाया? तो फ्योल्स थे हमारे माइनिंग इंजीनियर थे एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे फ्रेंच नेशनल में, एंड उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन प्रिंसिपल्स को बिल्कुल रियलिटी से उन्होंने अप्लाई करके, एंड देन उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को दिया है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को किस लिए दिया है? एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए वर्कर्स की एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए। और उन्होंने ध्यान दिया है स्पेशलाइजेशन पे, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो जिससे ये इंक्रीज़ होगी हमारी एक्यूरेसी एंड स्पीड। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं ताकि जो कि बोथ टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पर अप्लाई होते हैं। देखिए कितना सुंदर चार्ट बना हुआ है। इसी तरह से हम इसको एक्सप्रेसिव चार्ट में बना के देन एक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करना है? हमने वर्क को स्मॉल टास्क और जॉब्स में डिवाइड कर देना है ताकि हर ट्रेन स्पेशलिस्ट जो होगा वो अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग उस काम को करेगा। एंड उससे क्या होगा, जब वो स्पेशलाइज्ड वर्क करेगा तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट कम आएगी, स्पेशलाइजेशन होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अथॉरिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की पावर हमारे हाथ में आ जाना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उसको करने की ऑब्लिगेशन हमारे सर पर रहना, हमारे सर पर एक बर्डन रहना कि हमने इस काम को पूरा करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, और उस काम को कैसे कंप्लीट करेंगे वो हमें डिसाइड करना है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमने लेकिन अथॉरिटी नहीं दी किसी को, किसी भी पर्सन को, मान लो कि जैसे वर्कर है, उनको हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम्हारा ये काम करना है, एक दिन में इतना हमने बॉक्सेस बनाने हैं एंड उसको फिर हमने अथॉरिटी नहीं दी कि हम उन बॉक्सेस को कैसे भी करवा सकते हैं काम, तो कैसे चल पाएगा? नहीं होगा ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाएंगे। और अगर हमने अथॉरिटी दे दी विदाउट असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स इट हिम एरोगेंट एंड देयर इज़ फियर ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर। इसमें मिसयूज़ ऑफ पावर वो कर सकता है अगर हमने उसको अथॉरिटी दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। ठीक है, तो मान लो कोई भी वर्कर है, उसको हमने एक टास्क कंप्लीट करने के लिए दे दिया कि भाई तुम्हारे पास पावर है कि तुम 4 लोगों से काम करवा सकते हो, लेकिन उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अकेले तुम्हारे ऊपर होगी, क्योंकि आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। अब डिसिप्लिन क्या कहता है कि हमने जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से हो रहा है नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको हमने एक डिसिप्लिन से चेक करना है। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल पे हमने डिसिप्लिन को देखना है। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। अगर कोई हमने लॉ जो बनाया है, रूल जो बनाया है, उसको फॉलो नहीं करता है कंपनी में, तो उसके ऊपर एक जुडिशियल एप्लीकेशन हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी अगर वो काम को नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देन हमारी बोलती है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि भाई हमने जो ऑर्डर्स लेने हैं वो सिर्फ हमारा एक हेड होना चाहिए, एक ही हमारे मैनेजर होना चाहिए, या फिर हमारा एक ही हेड होना चाहिए जिससे हमें ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ना कि हमें दो हेड गाइड कर रहे हैं, दो हेड हमें ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वर्कर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो किसका सुने और किसका ना सुने। इसलिए फ्योल्स ने बोला है कि देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई। कोई भी एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, एंड इट इज़ every worker should receive orders from one supervisor only, otherwise it will create confusion, conflicts and duplication of work। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, और जो काम है वो डुप्लीकेशन हो सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि दे शुड ओनली मूव टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स। कि हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना है, सभी को मिलके, अपने इंडिविजुअल्स को गोल्स को नहीं देखना है, हमने कंपनी के एक सिंगल गोल को देखना है और उसी में हमने अपने एफर्ट्स को यूनाइट करना है। एवरी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैज़ द सेम ऑब्जेक्टिव। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इसमें मेन चीज़ जो बोलता है वो, उसी से हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा।
देन इसमें देखिए डिफरेंस देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस कहता है। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि हमारा सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, हमने सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर लेने हैं। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज़ का एक हेड होना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज़ जो हमें ऑर्डर देगा, एंड एक ही प्लान होना चाहिए जिस प्लान के लिए सभी हम काम करेंगे। देन इनका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो, ताकि उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये बनाया है यूनिटी ऑफ कमांड। एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो, इसलिए हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को बनाया है, प्रिंसिपल को बनाया है फ्योल ने। इम्प्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर ये अप्लाई होता है, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए है, एंड इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी तो हमारा पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट होगा, और यूनिटी कमांड नहीं होगी तो हमारा इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफ़ेक्ट होगा। आउटकम क्या होगा, द प्रिंसिपल लीड्स टू इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट्स की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेगा, इफ़ेक्टिवनेस को वो आउटकम निकाल के देगा। एंड द प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्कर्स ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, इससे हमारा कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होगा। रिलेशनशिप क्या है कि दोनों सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है यूनिटी ऑफ कमांड, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेशनशिप बताता है एक्टिविटीज़ की एज़ पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी यूनिटी ऑफ कमांड की कि टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की फॉर इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, कि हमने अच्छे से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, इसमें क्या कहते हैं कि हमारे अपने जो पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं उनको हमने ध्यान में ना रख के हमें ओवरऑल कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। इन सिंपल वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं ध्यान देना, हमने प्रायोरिटाइज किसको करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। देन 7 पॉइंट बोलता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब रेम्यूनरेशन में उन्होंने क्या बताया, टेलर ने बताया था कि उनको भाई उनके काम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, जो हाई काम कर रहे हैं उनको हाई रेट से मिलना चाहिए, जो कम काम कर रहे हैं उनको कम के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेम्यूनरेशन सेम वही कहता है कि हमें फेयर होना चाहिए, जो भी रेम्यूनरेशन है वो बोथ एम्प्लॉयज़ के लिए भी फेयर होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के उनको ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को उसमें घाटा हो रहा है, तो ऐसा नहीं, जो दोनों के लिए फेयर हो वो हमने रेम्यूनरेशन डिसाइड करके एम्प्लॉयज़ को देना है। तो एम्प्लॉय शुड गेट फेयर वेजेस, उनको फेयर वेजेस मिलेगा ताकि वो कि उनका रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सके। एंड वेजेस कैसा होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर जो है, अथॉरिटी जो है, वो कुछ लोगों के हाथ में आ जाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जब हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन अथॉरिटीज़ को बांट देते हैं सभी इंडिविजुअल्स में, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। लेकिन हमें पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं होना है और ना ही डिसेंट्रलाइज होना है, हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठा के चलना है कि ना तो सारी की सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में जाए और ना ही सारी पावर बट जाए सभी लोगों के बीच में, वरना वो उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। स्केलर चेन इज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। स्केलर चेन क्या कहती है कि जो हमारी अथॉरिटी है और कम्युनिकेशन है बिटवीन सुपरवाइज़र और सब सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उसको हमने क्या करना है, हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक करना है। कि भाई सबसे ऊपर हमारे CEO होंगे, देन फिर मैनेजर होंगे, डिपार्टमेंटल हेड होंगे, देन एम्प्लॉयज़ होंगे। तो ऐसे हमने उनको क्या करना है, एक सीरीज़ में, एक हायरार्की में उनको रखना है। उसके बाद उन्हें क्या करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, वो हमने डिसाइड कर देना है। एंड इसमें एक गैंग प्लैंक भी बनता है, जो कि सेम लेवल पर जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं गैंग प्लैंक। अब जैसे अगर किसी ने B ने रिपोर्ट करना है A को, तो वो डायरेक्ट कर देगा क्योंकि वो उसके बिल्कुल नीचे है। लेकिन अगर D को रिपोर्ट करना है A को, तो वो पहले C को रिपोर्ट करेगा, एंड देन C B को रिपोर्ट करेगा, एंड B A को रिपोर्ट करेगा। इसी तरीके से G को अगर रिपोर्ट करना है A को, तो वो पहले F को रिपोर्ट करेगा, एंड देन E को रिपोर्ट करेगा, एंड देन
ए को रिपोर्ट करेगा। और गैंग प्लैंक में क्या होता है कि डायरेक्टली हम सेम लेवल पे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी डिसीजंस के लिए, जैसे कि जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर्स क्या कहता है? ऑर्डर कहता है कि कोई भी पीपल या फिर मटेरियल वो अपने बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए, सही समय पर हमें उसको ताकि यूटिलाइज हम कर सकें, ताकि हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सके। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। तो सभी के सभी अपने एक ऑर्डर में होना चाहिए, अपने प्लेस में होना चाहिए, तभी हम जाके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इक्विटी क्या कहता है? गुड सेंस एंड एक्सपीरियंसेस आर needed to ensure fairness to all the employees who should be treated as fairly as possible। इक्विटी क्या कहता है कि सभी के साथ हमें सेम व्यवहार करना चाहिए और सेम वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को। कोई किसी का फेवरेट नहीं है और ना ही कोई किसी को पनिश करेगा बेफालतू में बिना किसी वजह के। इक्विटी कहती है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल स्टेबिलिटी मीन्स वो कम से कम टर्नओवर हो एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉयज़ जल्दी से छोड़कर ना जाए, उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। अ पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिगरस प्रोसीजर, क्योंकि हमें बहुत बड़ा प्रोसेस हमने फॉलो करना पड़ता है सेलेक्ट करने का। एंड सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने उस पर ट्रेनिंग में लगाना होता है टाइमिंग, पैसा। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है, फ्यूल्स ने यही कहा है कि ध्यान में रखना है किसी भी फर्म को कि उनके एम्प्लॉयज़ जल्दी से ना जाए छोड़ के। देन इनिशिएटिव क्या कहता है? इनिशिएटिव यही कहता है कि हमने अपने वर्कर्स को सेल्फ मोटिवेटेड बनाना है, ताकि वो कोई भी स्टेप लेने से पहले ध्यान से सोचें और इनिशिएट करें, कोई भी वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। देन एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या कहता है? अब मैनेजमेंट को क्या प्रमोट करना है? एक स्पिरिट होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि वो टीम में काम कर रहे हैं, टीम में ही वो रहकर मोटिवेटेड रहे, यूनिटी हो उनके काम में एंड हार्मनी हो, कोई झगड़ा ना हो किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है हमें। अब इसमें बताया गया है एक कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्यूल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स पढ़े? हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं फ्यूल्स के। कौन कौन से थे? फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन में रहना है भाई, यूनिटी ऑफ कमांड, एक हेड से हमने कमांड लेनी है, ऑर्डर लेना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही प्लान के ऊपर हमने काम करना है। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कॉर्प्स एंड फाइनल एंडिंग। Thank you so much for watching this video.